नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं, देखिए आप सभी को पता है कि संस्कृत ग्रामर हमारी स्टार्ट हो चुकी है और संस्कृत ग्रामर में भी हमारा काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है। बहुत कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन शुरू के बाद में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने उठाया है जिसका नाम है संधि। और उससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था वर्ण विचार, जो हमारी ग्रामर है। हमारी ग्रामर ही नहीं, यानी कि संस्कृत ग्रामर ही नहीं, किसी भी भाषा की व्याकरण को सीखने के लिए उसका बेस जो कहते हैं, आधार जो कहते हैं वर्णमाला, उसको अल्फ़ाबेट्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश को सीखने के लिए या इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए हमें उसके वॉवेल्स और उसके अल्फ़ाबेट पढ़ना ज़रूरी है, ऐसे ही हिंदी को पढ़ने के लिए भी उसकी वर्णमाला, और हिंदी जो आई है वो संस्कृत वर्णमाला का ही रूप कहा जाता है कि संस्कृत भाषा की पुत्री कही जाती है हिंदी भाषा। तो पुत्री को तो पढ़ लिया हमने, लेकिन माता को नहीं पढ़ा है, तो उसे हमने पढ़ना है। तो आज हम देखिए बच्चों, यहाँ पर संधि हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है और उसमें भी 2 संधि हम पढ़ चुके हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसमें से हमने स्वर और व्यंजन को पढ़ लिया है। आज हमारी जो बारी है वो है विसर्ग को पढ़ने की, और आज विसर्ग संधि के साथ में ये जो संधि का टॉपिक है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और नया टॉपिक उठाएंगे फटाफट। बहुत ही अच्छे तरह से हमारा जो सिलेबस है ग्रामर का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। कितना ही टाइम लग जाए, कितना ही समय देना पड़े, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है हमारी विसर्ग संधि। तो देखिए विसर्ग संधि, अब मैंने आपको बताया था कि जब हमने आयोगवाह पढ़े थे, क्या पढ़े थे हमने? आयोगवाह व्यंजन पढ़े थे, आयोगवाह। और आयोगवाह होता है 3 प्रकार के होते हैं। आयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा अनुस्वार, क्या होता है? अनुस्वार। एक होता है हमारा अनुनासिक, और तीसरा नंबर का जो होता है हमारा विसर्ग होता है। और इन्हें न तो स्वर में रखा गया है और न व्यंजन में रखा गया है, क्योंकि हमारी जो वर्णमाला उसके 2 ही भेद बताए गए हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्णमाला में भी इसको नहीं रखा गया है। ये एक तरह के बिंदु है, जैसे अनुस्वार हम इसे बोलते हैं और अनुनासिक हम इसे बोलते हैं। कई बार इसको पंचम अक्षर से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जैसे अंग, इय, अण, इस तरह से। और विसर्ग बोलते हैं इस तरह से, ये जो डॉट लगा हुआ आता है। आयोगवाह स्वर में भी सम्मिलित होते हैं, जैसे अंग और अह। तो अंग तो कोई शब्द नहीं है, अंग एक अनुस्वार है जिसे अंग कहा गया है। और ये जो अह भी कोई वर्ण नहीं है, कोई वर्ण न तो अंग है और न अह है। बस इसे विसर्ग के साथ में जोड़कर अ के साथ में इसकी एक जो 12 कड़ी होती है वो बना दी गई है। तो ये क्या है? हमारे विसर्ग, और विसर्ग का जो साउंड होता है वो क्या होता है? अह। क्या होता है? अह। अब देखिए हमने जो संधि पढ़ी थी, हमने स्वर संधि पढ़ी थी। तो स्वर संधि में क्या था? स्वर के साथ यहाँ पर स्वर का मेल था। व्यंजन संधि पढ़ी थी, तो यहाँ पर तो व्यंजन होना जरूरी था, और यहाँ आपका स्वर भी हो सकता था और व्यंजन भी हो सकता था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी विसर्ग संधि। तो यहाँ जो होगा वो होगा विसर्ग, और यहाँ पर स्वर भी हो सकता है और सेम कंडीशन होगी, हमारी व्यंजन भी हो सकता है। तो हम पढ़ने वाले विसर्ग संधि जिसमें प्लस के पहले विसर्ग होगा, और इस विसर्ग में ही परिवर्तन होगा। क्या होगा? इस विसर्ग में ही परिवर्तन होगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है कि जब विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग मतलब ये, विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है, विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है, जैसे विसर्ग स बन गया, विसर्ग श बन गया, विसर्ग श बन गया, या विसर्ग ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो गया, विसर्ग र बन गया, या विसर्ग हट गया, छिपी गया, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? ये सब क्या हो जाता है? विसर्ग संधि हो जाती है, विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? विसर्ग का परिवर्तन हो गया। तो जब किस विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है तब उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। अगर विसर्ग ही रहेगा, विसर्ग ही रह रहा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, कोई कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, विसर्ग ही रह रहा है तो कुछ नहीं हो सकता है। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा है यहाँ पर, नीह धन प्लस चल, नीह धन चल। अब नीह धन चल है तो च का है, च के रूप के साथ में ये जो विसर्ग है वो श का शकार हो जाएगा, तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा? निश्चल।
क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। अब आप कहोगे तो ये वाला श ही क्यों आया है, उसका एक कारण बताऊंगी मैं अभी। वो कारण जानते ही आपको समझ में आ जाएगा कौन से वर्ण के बाद कौन सा श आएगा, क्योंकि तीनों जो श है वो सभी के लिए कंफ्यूजन पैदा करते हैं और ये कंफ्यूजन हमें हमारे माइंड में नहीं रखना है। तो ये क्या हो गई, हमारी विसर्ग क्या बन गया, आधा श, और आधा श बन के यहाँ पर आ गया। तो विसर्ग में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। तो ये जो नी है, ये जो श है, ये विसर्ग कैसे बन, ये जो विसर्ग है ये श कैसे बना है, और ये श फिर से विसर्ग कैसे बन जाएगा, इसका हम एक बार देखते हैं कि कैसे बताऊंगी। कि देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि 3 प्रकार के श होते हैं, ये श होता है, ये श होता है और ये स होता है। अब ये 3 प्रकार के जो श है उनके उच्चारण स्थान भी अलग होते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि उच्चारण स्थान कैसे होते हैं। ये श आता है हमारे तालु के साथ, यह श आता है हमारा मूर्धा के साथ। ये इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु है, लिख लेते हैं तालु। और इसका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा है मूर्धा, और ये जो उच्चारण स्थान है इसका मतलब है दंताहा, ठीक है, दांत इसका उच्चारण स्थान है। अब देखिए ये श किस किस के साथ में आएगा, केवल और केवल च वर्ग के साथ में ही इस श का प्रयोग किया जाएगा। कि जहां पर जैसे निश्चल हमने लिखा था, क्या लिखा था हमने, निश्चल पढ़ा था। तो निश्चल में देखिए विसर्ग के बाद क्या था, च वर्ग। च वर्ग का कोई भी वर्ण हो, पहला दूसरा वर्ण होता है, च या छ होता है, केवल पहला और दूसरा च या छ आएगा। तो ये जो विसर्ग है वो श में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, श किसके साथ आएगा, च के साथ। इस श का जो पेयर बनेगा वो च के साथ ही बनेगा, ठीक है। अब ये वाला श आता है, इस श में इस क और ट वर्ग को, क और ट वर्ग को सम्मिलित किया गया है कि क और ख आता है और ट और ठ आता है, क और ख आता है और ट और ठ आता है। तो ये क और ट के बाद में विसर्ग श इस श में कन्वर्ट हो जाएगा। कि मान लीजिए यहाँ पर बताया है च आ गया है या फिर छ आ गया है और यहाँ पर विसर्ग है, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, इस श में बदल जाएगा अगर यहाँ ये है। इसी तरह से यहाँ पर विसर्ग है और प्लस यहाँ पर क्या है, क वर्ग है, क या ख है, ठीक है, या फिर ट या ठ है। तो ये जो विसर्ग है वो षटकोण वाले में बदल जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ विसर्ग है और यहाँ पर त वर्ग है। त वर्ग का मतलब पूरा वर्ग नहीं, त और थ है। तो ये जो विसर्ग है इस स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, ये स किस में चलता है, त में चलता है, ठीक है। तो ये त च छ में जाएगा, ये क ख और ट ठ में जाएगा और ये त थ में जाएगा, ठीक है। ये तीनों शक डिवाइड हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर संधि करेंगे। तो संधि कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा कह प्लस चित, क्या लिखा, कह प्लस चित। अब कह प्लस चित में हमें क्या करना है, अब यहाँ पर कौन सा वर्ण है, च। अब हमें देखना है च वर्ण के साथ में कौन सा श आएगा, ये श आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये विसर्ग क्या बन जाएगा, ये श बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये विसर्ग श बन जाएगा। इसी तरह से देखिए अगर यहाँ एक और, ये तो मैंने श वाला बताया आपको, ठीक है। अब एक उदाहरण और देती हूं मैं यहाँ पर, मनः प्लस हर, क्या दिया, मनः प्लस हर। अब यहाँ पर अ है, अ नहीं मतलब कि कोई ह वर्ण है, ह आ गया है और यहाँ विसर्ग है। तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग उ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उ। और उ के साथ में इसके अंदर जो अ छुपा हुआ है, इसके साथ में इसके अंदर कोई अ छुपा हुआ है, तो उ और अ गुणादेश हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ये न के साथ में ओ की मात्रा लग जाएगी और ये शब्द निकल कर आएगा मनोहर, ठीक है। क्योंकि क्या बन गया है, ये गुणादेश हो गया है। जब उ आ जाता है, अगर विसर्ग के बाद में कोई दूसरा वर्ण है, यानी कि ह व श सब है, ठीक है, और उसके साथ में श नहीं होना चाहिए, सकार शकार सकार नहीं होने चाहिए, यानी कि स वर्ण नहीं होने चाहिए। अगर ह है और ह के अंदर अ वाला स्वर छिपा हुआ है तो उ का क्या हो जाएगा, गुणादेश हो जाएगा और ये उ का ओ बन जाएगा और मनोहर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए मन बल, और भी बहुत सारे उदाहरण है इसके, ठीक है। अब देखिए और दूसरा उदाहरण बताती हूँ, एक और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ लिखा हुआ है निह और यहाँ लिखाया है दया, ठीक है। क्या लिखा हुआ, दया। अब ये द कौन सा है, त थ द, तीसरा वर्ण आ गया है। किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है, तीसरा चौथा आ जाता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो विसर्ग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, र में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे र में कन्वर्ट हो जाएगा, कि ये जो आधा र है ये कहाँ चला जाएगा, विसर्ग में चला जाएगा, इस द के ऊपर चला जाएगा, निर्दय बन जाएगा। इसी तरह से एक और देखिए, निधन भय, क्या बन जाएगा, भय।
तो नी धन भय में क्या हो जाएगा, ये कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है कि दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आता है, तो ये जो विसर्ग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, र में, और ये जो शब्द बनकर आएगा ये नी भय करके, और ये जो र है वो इस भ के अंदर जाएगा, तो नी र भय। पढ़ने में क्या आ रहा है, नी के बाद विसर्ग था, तो विसर्ग का जो रूप है हमने वो पढ़ लिया, निर्भय, क्या बन गया है, निर्भय। तो इस तरह से क्या होती है, ये विसर्ग संधि होती है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर विसर्ग संधि के भेद। तो विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं, मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा सत्व। अब ये जो सत्व संधि है बच्चों, ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, लेकिन इसको सत्व ही बोलेंगे क्योंकि श कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये वाले श हो गए हैं, जो सकार होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, तो इसलिए श से भी हमारी सत्व संधि बोलेंगे, श से भी हमारी सत्व संधि बोलेंगे, और स से भी हमारी सत्व संधि बोलेंगे। चाहे ये संधि हो रही है, ये श बन रहा है, ये शब्द बन रहा है, तीनों को ही सत्व संधि ही कहा जाएगा। अगर विसर्ग श हो जाता है, विसर्ग श या श हो, ठीक है, विसर्ग इज इक्वल टू स होता है तो सत्व संधि, विसर्ग इज इक्वल टू श होता है तो शत्व संधि। इसको और थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पर कि विसर्ग इज इक्वल टू श तो क्या बन जाएगा, शत्व, विसर्ग इज इक्वल टू श तो शत्व, और विसर्ग इज इक्वल टू स तो सत्व। तीनों का नाम सत्व ही आएगा, लेकिन विसर्ग में श भी बन जाता है, विसर्ग में श भी बन जाता है, विसर्ग में स भी बन जाता है। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग बनता है, और क्या कंडीशन रहती है हम पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरी संधि जो आती है हमारी वो आती है रुत्व संधि, कि जब विसर्ग इज इक्वल टू र बन जाता है, विसर्ग इज इक्वल टू र बन जाता है तो वो क्या होती है, रुत्व संधि होती है। तीसरी नंबर की जो आती है हमारी उत्व संधि, कि विसर्ग इज इक्वल टू उ बनता है किसी कंडीशन में, और उ का जो आदेश है वो ओ बन जाता है, गुणादेश हो जाता है। यहाँ पर गुण संधि आ जाती है, गुण संधि का अपवाद माना जाता है ये रुत्व संधि, क्योंकि गुणादेश हो जाता है इसलिए ओ बन जाता है। उत्व संधि जरूर कहेंगे, लेकिन उत्व संधि में बनता क्या है, ओ बनता है, मात्रा ओ की लगती है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर नंबर 4 की संधि है लुप्त। लुप्त का मतलब होता है लोप, और लोप का मतलब होता है छिप जाना। क्या होता है, छिप जाना, कि विसर्ग जब गायब हो जाता है, छिप जाता है, तो कौन सी संधि हो जाती है, लुप्त संधि या लोप संधि हो जाती है। कि लुप्त हो गया, अदृश्य हो गया, छिप गया, तो कौन सी संधि हो जाएगी, लुप्त संधि हो जाएगी, कि विसर्ग गायब हो जाता है 2 वर्णों के, यानी कि हमने यहाँ पर संधि की, यहाँ पर विसर्ग था, यहाँ पर कोई और वर्ण था, कोई भी वर्ण था, तो यहाँ क्या आएगा, ये जब संधि करेंगे तो दोनों वर्णों को लिख लेंगे, लेकिन विसर्ग गायब हो जाएगा, विसर्ग का कोई रोल नहीं होगा, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, लुप्त संधि हो जाएगी। तो पहली सत्व 3 प्रकार की होगी, दूसरी रुत्व यानी कि विसर्ग र बन जाएगा, तीसरी उत्व जब विसर्ग उ बन जाएगा और उ का ओ आदेश हो जाता है, और विसर्ग चौथी संधि कौन सी है, लुप्त, जो विसर्ग गायब हो जाता है, जहां से हट जाता है उसे क्या बोलते हैं, लुप्त संधि। अब इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उदाहरण के साथ में पढ़ेंगे। पहली संधि आती है हमारी यहाँ पर सत्व। तो देखिए सत्व संधि क्या है, इसका सूत्र क्या है, विसर्जनीय से स, विसर्जनीय से स, कि विसर्ग क्या होता है, विसर्जनीय क्या होता है, विसर्ग इज इक्वल टू स हो जाएगा। कि यदि विसर्ग के सामने, यहां पर विसर्ग है और यहां पर ये सामने, वर्ग का पहला दूसरा या फिर श और स हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और वर्ग का, यहां पर लिखेंगे वर्ग का, ठीक है, ऐसे कि विसर्ग के सामने किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, क ख च छ ट ठ त थ और प फ, और उसके बाद में श स हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा। सकार का मतलब होता है ये वाला सकार हो जाएगा, ठीक है, स बन जाएगा। कैसे, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ लिखा राम धन चिनोती, क्या लिखा है, चिनोती, राम धन चिनोती। अब मैंने आपको बताया था कि च के साथ में कौन से, च के साथ में कौन से श का प्रयोग होता है, इस श का प्रयोग होता है, और क और ट के साथ में कौन से श का प्रयोग होता है, इस श का प्रयोग होता है, और त के साथ में कौन से श का प्रयोग होता है, इस स का प्रयोग होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, ये च है। अब इस च के सामने जो विसर्ग है वो कौन से स में कन्वर्ट होगा, श शंकर वाले, ऊपर वाले श में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रामश अब चिनोती, ये हो गया हमारा रामस चिनोती,
ठीक है, क्या बन गया? रामश्चिनोति। अब एक और लिखते हैं, देखिए बहुत ही फेमस शब्द है, प्रसिद्ध, आप लोग बार बार पढ़ते हो, राम धन च, तो सेम आएगा। यहाँ पर कौन सी संधि हो गई है? वैसे तो शत्व संधि हुई है, और सत्व संधि ही यहाँ सत्व संधि कहलाती है, तो ये विसर्ग संधि है। जब विसर्ग छ बन जाता है, क्या बनेगा और कब बनेगा? जब यहाँ पर पहला दूसरा वर्ण आएगा वर्ग का, या फिर श श स। तो राम धन च है, तो बिल्कुल ये वाला क्या बन जाएगा? आधा श बन जाएगा। आधा श बनते ही यहाँ क्या हो जाएगा? रामश्च, क्या बन जाएगा? रामश्च। ऐसे ही देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? राम धन शेते। अब नियम कहाँ चल रहा है? च भी हो सकता है, च भी हो सकता है, ठीक है, पहला दूसरा वर्ण भी हो सकता है, च भी हो सकता था, छ भी हो सकता था, ठीक है, और यहाँ पर भी श और स भी हो सकता था, और यहाँ पर च छ भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या बोला है कि पहला दूसरा वर्ण के साथ में, पहले दूसरे वर्ण के साथ में श श स तीनों में से कोई भी श आता है, तो हमारा श आ गया है, तो ये क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? रामश शेते, क्या बन जाएगा? रामश्चेते। ठीक है, आगे चलते बच्चों। अभी हमें सत्व संधि के और उदाहरण करने, एक उदाहरण से कुछ नहीं होने वाला है। और उदाहरण देखिए, जैसे धनु प्लस टंकार। अब देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, हमने क्या कहा है कि च के साथ में ये श आएगा, क और ट के साथ में ये श आएगा, और त के साथ में ये श आएगा। तो हमने क्या देखा है, यहाँ पर धनु प्लस टंकार, ट आ गया, और यहाँ क्या? विसर्ग। अगर ट आया तो ट के साथ में कौन सा श आता है? ये वाला श आता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? धनु, और ये आधा श और टंकार, धनुष टंकार। क्या बन गया है? धनुष टंकार। ठीक है, अब देखिए एक और शब्द आता है यहाँ पर हमारा नमा। ये कौन सा श हो गया हमारा? ये शत्व हो गई, और ये शत्व किस में कन्वर्ट हो गया है? सत्व में कन्वर्ट हो गया है। एक और देखिए, नमः धन ते। ठीक है, अब ये कौन सा वर्ग आ गया है? त वर्ग आ गया है। अब त वर्ग के साथ में कौन सा स लगता है भाई? ये वाला स लगता है, आपको याद रखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये जो विसर्ग क्या है, ये क्या बन जाएगा? आधा स बन जाएगा। तो देखिए क्या बना है हमारा? नम आधा स और ते, क्या बन गया? नमस्ते। हमें पता ही नहीं नमस्ते ऐसे लिखा जाता, नम धन ते, नमस्ते। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा विष्णु, विष्णु प्लस त्राता। ठीक है, विष्णु प्लस त्राता। अब इस त्राता को आप देखोगे, जब हमने संयुक्त वर्ण पढ़े थे, ये तो आधा त और आधे र से और अ से बना है, आ से बना है, ये आधा त और आधा र। तो पहला क्या है? ये आधा त। इस आधे त को ही हमें ध्यान रखना है, र को ध्यान नहीं रखना है। आधा त है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा? आधा स ये वाला बनेगा, इसलिए ये शब्द क्या बन जाएगा? विष्णु। विष्णु लिख के आधा स और फिर त्राता, विष्णुस त्राता। ठीक है, विष्णुस त्राता। आगे देखिए, और है इसके अंदर, और उदाहरण है राम धन षष्ठ। ये मैंने आपको बताया था, राम धन षष्ठ। अब नियम क्या कह रहा है हमारा? नियम क्या कह रहा है कि पहला दूसरा श श स तीनों में से कोई भी श हो सकता है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला श आ गया है। भले ही वर्ग का पहला दूसरा वर्ण नहीं है, लेकिन श जरूर आया है, इसलिए ये जो वर्ण है ये क्या होगा? इसी का श बन जाएगा। तो इसी का श ये वाला बन जाएगा, इज इक्वल टू रामषष्ठ। क्या बन जाएगा? रामषष्ठ। ठीक है, तो ये सारे हमारे देखिए, शत्व संधि भी हो गई है, शत्व संधि भी हो गई है, और सत्व संधि भी हो गई है। तो तीनों संधियों को हमने यहाँ पर देख लिया है कि कौन सी संधि कौन सा वर्ण आता है, उसके अकॉर्डिंग उसका त बन जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, च के साथ श आता है, क और ट के साथ में श आता है, और त के साथ में स आता है, कि तीनों स कौन कौन से वर्ण के साथ में जुड़ते हैं। आगे चलते बच्चों, हमारा दूसरी संधि जो आती है हमारी रुत्व संधि है, यानी कि विसर्ग इज इक्वल टू र। र है, और वो र जो है ऊपर रेफ की मात्रा के साथ जुड़ जाएगा। इस मात्रा को क्या बोलते हैं? हिंदी वर्णमाला में जब HKG और या फिर फर्स्ट सेकंड क्लास में बच्चे पढ़ते तो उसे रेफ की मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ की मात्रा। कि विसर्ग से पहले यहाँ पर, अब पहले देखिए, कभी भी कोई लाइन बोली जाती है, आप मैथ्स में भी ऐसे करते हो कि पहले आप एक एक लाइन को पढ़ते जाते हो और आप नंबर लिखते जाते हो कहाँ क्या बैठेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी करना है, प्लस लगाना है, प्लस के पहले विसर्ग आता है, इतना आपको अच्छे से पता है, प्लस के बाद में विसर्ग नहीं आएगा। ठीक है, प्लस के पहले विसर्ग है, और विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर
अ और आ नहीं है, कोई भी स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर हो, यहां पर भी कोई स्वर हो। मैंने क्या कहा था कि व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन होता है तो व्यंजन संधि, और स्वर के साथ विसर्ग के साथ में स्वर और व्यंजन होता है तो भी विसर्ग संधि आती है। तो यहाँ विसर्ग से पहले अ आ नहीं होने चाहिए, अ और आ नहीं होने चाहिए, ये नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्वर हो सकता है, अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई उ पूरे 11 स्वर, जो 11 स्वर है उनमें से कोई भी हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर्ग हो, और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, और यहाँ पर वर्ग का इसी के साथ में वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व हो और ह हो में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। क्या हो जाएगा? विसर्ग का र हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने आपको विसर्ग के उदाहरण दिए थे जब बताया था कि नीह धन दय, नीह धन भय। तो देखिए जो नी और दया है यहां पर क्या आया है? वर्ग का। कौन से वर्ग का? त वर्ग का। त वर्ग का त थ द तीसरा वर्ण आ गया है, और इसमें कहा है कि तीसरा चौथा पांचवा कोई भी वर्ण हो, तो तीसरा वर्ण आ गया है, इसलिए ये जो विसर्ग क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। तो ये कैसे बनेगा? नी, और ये आधा र बना है इसलिए आधा र किसके ऊपर जाएगा? निर्दय। किस में चला जाएगा? निर्दय में चल जाएगा। इसी तरह से ये देखिए नी लिख दिया, और ये विसर्ग भ कौन सा है? चौथा वर्ण है। चौथा वर्ण होने के कारण, और यहाँ देखिए क्या है? यहाँ देखिए क्या है? अ आ को छोड़कर ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? ये छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, ये ई की मात्रा है, और यहाँ पर भी ई की मात्रा है। ऊ की मात्रा भी हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? ऊ की मात्रा भी हो सकती है, ओ की मात्रा भी हो सकती है, ए की मात्रा भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए? तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होना चाहिए, या फिर य र ल व ह होना चाहिए। इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए या कोई और स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, ये विसर्ग क्या हो जाएगा? र बन जाएगा। अब यहाँ तो आपको बहुत सारी चीज याद रखनी होगी, यहाँ देख लेना बस। यहाँ क्या देखना है? अ आ को छोड़कर कोई स्वर है तो विसर्ग र बन जाएगा, और विसर्ग र रेफ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी बन जाएगा निर्भय, निर्दया, निर्भय। ठीक है, आगे चलते। और है ऋत्व संधि के और उदाहरण है। यहाँ पर हम ऋत्व संधि लिखते हैं और इसके और उदाहरण है जिसको हमें करने हैं। देखिए और उदाहरण देख लेते हैं। पितु धन इच्छा, हरि धन अवदत। ठीक है, पितु धन आज्ञा, निह धन गच्छति, दूह धन गति। ठीक है, अब देखिए इनके उदाहरण आ गए हैं हमारे पास। सबसे पहले तो आपको ये देखना है विसर्ग के पहले अ है या आ है? क्या है? कुछ नहीं, अ आ को छोड़कर अ आ नहीं होंगे, बाकी सब मात्रा आएगी। ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा। ठीक है, और यहाँ पर कोई स्वर हो सकता है या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास य र ल भी हो भी सकता है, श श ह भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? यहाँ ऊ की मात्रा है और ई की मात्रा। बिल्कुल जो नियम कह रहा है उसी अकॉर्डिंग सारे वर्ण दिए गए हैं, सारे शब्द दिए गए हैं, और इन्हीं वर्णों को अब हम यहाँ पर ऋत्व संधि बनाते हैं कि ये जो विसर्ग है वो क्या बन जाएगा? सभी जगह आधा र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सभी जगह आधा र बन जाएगा। और आधा र किसमें? आगे वाले शब्द में। अगर ये आधा र बनेगा तो स्वर की मात्रा लग के ये पूरा वर्ण बन जाएगा, और जहां पर स्वर है तो इस आधे र में स्वर जुड़ जाएंगे। जहां पर स्वर आते हैं वहां सब तो आधे र में स्वर, ये जो आधे र में स्वर जुड़ जाएंगे, और जहां पर व्यंजन है वहां पर ये जो र है रेफ की मात्रा के साथ कन्वर्ट होकर उनके ऊपर लग जाएगा। तो देखिए ये क्या बन जाएगा? पितु। अब ये र है, र के अंदर ई की मात्रा है तो ये ई की मात्रा लग गई और ये छा लग गया, पितुर इच्छा। इसी तरह से हरि अवदत, तो यहाँ हो जाएगा हरि, हरि। यहाँ पर र आधा है, इस अ के साथ में पूरा हरि र वदत, हरिर वदत आ गया। अब आगे यहाँ पर पितुर धन आज्ञा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पितु, और र के साथ आ की मात्रा राज्ञा। क्या बन गया है? राज्ञा, पितुर आज्ञा। इसी तरह से नी के साथ में विसर्ग और विसर्ग का र हो गया, ऋत्व बन गया, ऋत्व से ग के साथ जाएगा और ये हो जाएगा निर्गच्छति। क्या बन जाएगा? निर्गच्छति।
आगे देखिए दूह धन गति, तो ये बन जाएगा हमारा ग दुर्गति। क्या बन जाएगा? दुर्गति। तो ऐसे ये शब्द बनेंगे कौन सी? रुत्व संधि में। आगे चलते बच्चों, हमारी अगली संधि है उत्व संधि। और मैंने क्या कहा है आपको? विसर्ग इज इक्वल टू ऊ, और ऊ का क्या बन जाएगा? गुणादेश होके ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। विसर्ग के पहले यदि अ है, अब यहाँ पर देखिए विसर्ग के पहले यहाँ पर अ और बाद में भी अ है, यहाँ पर भी अ है, अथवा वर्णों के तीसरे चौथे या फिर तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है, या फिर य र ल और व है, ह नहीं है, य र लव है। ये चीज देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगी कि विसर्ग के पहले अ है और बाद में भी अ है, और तीसरा चौथा पांचवा य र ल व इनमें से कोई वर्ण है, और य र ल व है इनमें भी अ ही छुपा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? विसर्ग इज इक्वल टू ऊ बन जाएगा, और ऊ के साथ में अ जुड़ जाता है। जब ऊ के साथ में अ जुड़ जाता है तो गुणादेश हो जाता है, और गुणादेश के साथ में ओ बन जाता है, गुण संधि बन जाती है, और गुण संधि के साथ में ओ बन के और ये विसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो विसर्ग का देखिए ओ बन गया है। अब यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं कि मनः धन बल। क्या बना है? मन धन बल। अब विसर्ग के पहले अ की मात्रा है और विसर्ग के बाद में भी अ की मात्रा है, तो विसर्ग ऊ हो गया है हमारा, और ऊ प्लस अ इज इक्वल टू ओ बन गया है। तो ये क्या बनेगा हमारा? मन लिखने के बाद में ओ की मात्रा लग जाएगी और ये बनेगा मनोबल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए क्या आ जाएगा? रजह। क्या लिखा हमने? रजह। अब रजह प्लस गुण, अब ये स्वर है, कौन सा स्वर है? यहाँ पर ऊ है। क्या है? ऊ बन गया है, यहाँ ऊ का स्वर है, और यहाँ पर क्या है? अ है। अगर अ है, यहाँ पर भी अ है, या फिर कोई स्वर है, या फिर कोई व्यंजन गया है, और व्यंजन में भी कौन सा? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आया है, तो ये विसर्ग क्या बन जाएगा? ऊ बन जाएगा। ऊ का अ के साथ में गुणादेश हो जाएगा, गुणादेश से ये हो जाएगा रजोगुण। क्या बन जाएगा? रजोगुण बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, और भी उदाहरण है इसके। एक और उदाहरण है जो मैंने आपको बताया था, मन धन हर, और मन धन हर में भी अ है, यहाँ पर भी हर है, तो ये हो जाएगा मनोहर, क्योंकि ऊ का ओ हो गया और ये गुणादेश हो गया है, गुण संधि इसमें आ गई है। तो किस में आएगी? उत्व संधि में गुण संधि होती है, तो उत्व संधि में क्या आ जाएगा? गुण संधि होके ये मनोहर बन जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा, एक और नियम चलता है कि अगर यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ लिखा क और यहाँ लिखा मैंने अपी, अब विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद में भी अ है, तो ये जो अ है इस अ को अवग्रह चिन्ह में कन्वर्ट हो जाएगा। अवग्रह चिन्ह यानी कि एक प्लुत स्वर बन जाएगा, तो और ये जो विसर्ग है वो ओ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा को धन अपी। क्या बन जाएगा? को धन अपी। अब एक और चीज देख लीजिए, को धन अपी, और एक और उदाहरण आता है शिव धन अस्मि। क्या बना है? अस्मि, शिव धन अस्मि। तो ये जो शिव धन अस्मि है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शिव में जो विसर्ग है वो ओ बन जाएगा। ठीक है, तो ये किस में लग जाएगा? शिवों में लग जाएगा, और ये जो अ है ये अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। तो अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित होते ही क्या बन जाएगा? ये शिवो, ये विसर्ग इसी में लग गया है, शिवो और अस्मि, शिवो अस्मि। जब विसर्ग के आगे अ होता है तो ये अवग्रह चिन्ह में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी उत्व संधि। आगे चलते हैं बच्चों, हमारी लास्ट संधि है नंबर 4 की लुप्त संधि। विसर्ग इज इक्वल टू कुछ नहीं, जब लोप हो जाती है, लुप्त हो जाती है, कुछ नहीं बचता है, तो उसे क्या कहते हैं? लुप्त संधि कहते हैं। कि विसर्ग के पहले अ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे हो जाता है? भिन्न स्वर हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा हमने रामः प्लस पठति। ठीक है, राम पठति। अब लुप्त संधि में क्या होगा हमारे पास कि अ या आ हो, ठीक है, उसके पहले अ या आ हो, तो यहाँ पर अ है और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो प के पास में क्या है? प के अंदर क्या है? अ स्वर छुपा हुआ है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? राम पठति। क्या बन जाएगा? राम पठति। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है स धन चलती, स धन चलती। अब चलती में क्या आ जाएगा? स चलती, स चलती। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा? अजा प्लस खादती, अजा धन खादती, तो ये हो जाएगा हमारा अजा खादती, खादती।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, अ या आ आना चाहिए, अ या आ स्वर होना चाहिए, और यहाँ कोई भी भिन्न स्वर हो सकते हैं। तो भिन्न स्वर के साथ में जो विसर्ग है वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुप्त, यानी कि छुप जाएगा। ऐशः, ऐशः वदति, ऐश वदति, तो क्या हो जाएगा ये ऐश वदति, ऐश वदति लुप्त हो गया। अगर जहां पर विसर्ग लुप्त हुआ है इसका मतलब विसर्ग की लुप्त संधि आती है। आगे चलते हैं बच्चों, लास्ट है हमारा यहाँ पर विसर्ग सर्ग के बाद, यानी कि विसर्ग के बाद क और ख आता है। क्या कहा है कि यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के बाद में यहाँ पर या तो क है या फिर ख है, इतना ध्यान रखना है, क है या फिर ख है, अथवा प है या फिर प है या फ है, बस इतना ही ध्यान रखना है। पर होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये एज इट इज रहता है। जैसे एक उदाहरण दिया है अंतःकरण, तो अंतः विसर्ग के बाद में क्या है, क, इसलिए ये अंतःकरण ऐसा का ऐसा आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना तो इसमें परिवर्तन होगा, ना इसमें कोई लुप्त होगा, ना कोई गुणादेश होगा, ना कोई सत्व बनेगा, इसमें कोई नहीं बनेगा। अगर विसर्ग के बाद में क, ख, प, फ इन 4 वर्ण के अलावा कोई और वर्ण आता है तो विसर्ग में परिवर्तन होगा, अन्यथा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर विसर्ग संधि को भी पूरा कर लिया है, यानी कि विसर्ग संधि के जो 4 भेद हैं, सत्व, रुत्व, उत्व और लुप्त, इन चारों भेदों को उदाहरण के साथ में हमने पूरा पढ़ लिया है। तो आज हमारी यहाँ संधि के जो 3 टॉपिक थे वो तीनों ही टॉपिक पूरे हो गए हैं। संधि को बहुत अच्छी तरह से हमने पूरा देख लिया है, और जो आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये जो क्लास देखने के बाद में आप इनके जितने भी उदाहरण आप सॉल्व करते हो तो सिर्फ उदाहरण सॉल्व करिए। आपको क्या करना है, उदाहरण सॉल्व करना। जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, उतनी ही आप संधि विच्छेद कर पाओगे और संधि बनाते जाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर से हाजिर होते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।